दूसरी तरफ रुद्र और अनिरुद्ध दोनों एक मीटिंग को डिस्कस कर रहे थे। टोनी भी उनके पास आ गया। तभी अनिरुद्ध को फोन आया। उसने साइड में जाकर सुना। थोड़ी देर बाद रुद्र के पास आकर बोला, रुद्र, हमें मिनिस्टर साहब के पास जाना होगा। उनके असिस्टेंट का कॉल था। तुमसे डिस्कस करना है कुछ। रुद्र ने अनिरुद्ध को देखकर कहा, आज ही जरूरी है। अनिरुद्ध बोल तो रहे थे वो कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं जयपुर में। तेरी अप्रूवल पर साइन चाहिए होंगे। रुद्र ने कुछ सोचा, फिर चेयर से उठकर बोला, तुम चलो, हम नाच को बता कर आते हैं। इतना बोलकर रुद्र स्टडी रूम से बाहर चला गया। अनिरुद्ध ने लैपटॉप बैग में डाला और उसे लेकर रूम से बाहर चला गया। रुद्र स्टडी से निकलकर अपने रूम में आ गया। रूम में आकर देखा तो नाज आराम से बेड पर सो रही थी। रुद्र के चेहरे पर सुकून आ गया। वो रूम बंद करके पहले क्लोसेट रूम में गया। वहां से कोट पैंट पहनकर रेडी होकर बाहर आ गया। फिर सीधे नाज की तरफ आ गया और बेड पर बैठकर उसके सर पर हाथ फेरने लगा। नाज इतनी गहरी नींद में थी कि उसे पता ही नहीं चला। रुद्र ने झुककर उसके गाल पर किस किया और धीरे से बोला, जान। नाज रुद्र की आवाज सुनकर भी नहीं उठी। रुद्र कुछ और कहता उससे पहले ही उसका फोन बजने लगा। रुद्र ने फोन देखा तो अनिरुद्ध का ही कॉल था। उसने नाज के सर पर हाथ फेरते हुए फोन उठाकर कान पर लगा लिया। दूसरी तरफ से अनिरुद्ध बोला, रुद्र, जल्दी आ जाओ भाई, सब तुम्हारा ही वेट कर रहे हैं मीटिंग में। रुद्र शांति से, आ रहे हैं। रुद्र ने फोन कट कर दिया और जेब में डालकर फिर नाज को देखने लगा, जो आराम से ही सो रही थी। रुद्र ने झुककर उसका माथा सत्तर से चूमा और धीरे से बोला, जान, हम बस थोड़ी देर में ही वापस आ रहे हैं। आई लव यू। रुद्र ने एक बार उसे प्यार से निहारा, फिर उठकर रूम के बाहर चला गया। वो नीचे आया और अपनी आंखों पर काला चश्मा लगाया और बड़े-बड़े कदमों से बाहर चला गया और जाकर कार में बैठ गया। रुद्र के साथ ही उसके 4 बॉडीगार्ड की गाड़ियां भी बाहर चली गई। शाम के करीब 7 बजे के आसपास टाइम हो रहा था। महल में 5-6 गाड़ियां एंटर हुई। ये रुद्र की ही गाड़ियां थी। वो मीटिंग खत्म करके घर आ रहा था। रुद्र थोड़ा परेशान था, क्योंकि वो जानता था नाज उससे नाराज होगी। दोपहर 1 बजे से वो गया है। मीटिंग में तो उसका फोन भी डिपॉजिट हो जाता है। वो इन्फॉर्म भी नहीं कर सकता। वो इसीलिए भी परेशान था, क्योंकि नाज के कम से कम 20-25 कॉल आए थे उसे, जो वो उठा नहीं पाया था मीटिंग में होने की वजह से। रुद्र ने मीटिंग खत्म करके सबसे पहले अपना फोन ही देखा, जिसमें उसको नाज के इतने मिस कॉल्स शो हुए। वो नाज को कॉल बैक करने लगा, लेकिन अब नाज फोन नहीं उठा रही थी। रुद्र समझ गया था कि नाज बहुत नाराज होगी उससे। वो जल्दी से महल की तरफ निकल गया। रुद्र महल में आते ही तेजी से सीधे अपने रूम की तरफ गया। वो जल्दी से नाज से मिलकर उसकी नाराजगी दूर करना चाहता था। रुद्र के चेहरे पर थोड़ी टेंशन थी। वो भागकर अपने रूम की तरफ जा रहा था। उसने जाकर जल्दी से दरवाजा खोल दिया और रूम के अंदर जाकर नाज को देखने लगा। रुद्र ने अपनी नजरें रूम में घुमाई। नाज वहां नहीं थी। वो अंदर आ गया और सीधे क्लोसेट रूम में नाज को देखने को लगा। वो वहां पर भी नहीं थी। फिर वॉशरूम में देखा तो उसका भी दरवाजा खुला हुआ था। रुद्र जल्दी से बालकनी की तरफ चला गया। नाज वहां भी नहीं दिखी। अब रूम में नाज को न देखकर रुद्र सीधे टेरिस पर गया। नाज को टेरिस पर जाना बहुत अच्छा लगता था। वो वहां जाकर भी बैठ जाया करती थी रुद्र के साथ। रुद्र जल्दी से नाज को अपनी आंखों के सामने देखने के लिए बेचैन हो रहा था। वो तेजी से भागकर टेरिस पर आ गया और नाज को देखने लगा। उसने पूरा टेरिस देख लिया। नाज वहां भी नहीं दिखी। अब रुद्र थोड़ा बेचैन हो गया। उसने अपना फोन जेब से
फोन निकाला और नाज को लगा दिया, पूछने के लिए कि वो कहाँ पर है। लेकिन अगले ही पल उसने अपनी आंखें जोर से बंद कर ली। अब नाज का फोन बंद आ रहा था। रुद्र का पेशेंस भी अब खत्म होने लगा था। उसने अपनी आंखें खोली और भागकर फिर नीचे आ गया और सीधे रिद्धि के रूम की तरफ गया। उसने रूम को नॉक किया। कुछ टाइम बाद रिद्धि ने दरवाजा खोला। सामने रुद्र को देखकर वो थोड़ा कंफ्यूज हो गई। आज पहली बार रुद्र उसके रूम के पास आया होगा। रुद्र रिद्धि को देखकर बोला, रिद्धि, नाज अंदर है क्या? प्लीज उनको बाहर भेजिए। रुद्र की आवाज सुनकर अंदर से अनिरुद्ध भी रिद्धि के पीछे आकर खड़ा हो गया। वो मीटिंग से वापस आकर रिद्धि से मिलने आया था। उसे लगा कोई सर्वेंट होगा, इसीलिए अंदर ही बैठा रहा। लेकिन रुद्र की आवाज सुनकर वो उठकर आ गया और बोला, क्या हुआ रुद्र? रुद्र अनिरुद्ध को देखकर जल्दी से, अने नाज अंदर है तो प्लीज बाहर भेजो उन्हें, हमें बात करनी है उनसे। रुद्र की आवाज में बेचैनी दोनों ने भांप ली। तभी अनिरुद्ध बोला, रुद्र, नाच यहाँ नहीं है। टेरिस पे देखा? रिद्धि, जीजू, शायद नंदिनी दी के रूम में होगी, मैं देख कर आती हूँ। रुद्र, जल्दी से, प्लीज जल्दी। रिद्धि जल्दी से नंदिनी के रूम की तरफ चली गई। रुद्र भी उसके पीछे ही गया। रुद्र को देखकर अनिरुद्ध भी चला गया। नंदिनी के रूम में कुछ ही दूरी पर रुद्र खड़ा हो गया और बेचैनी से नाच के आने का वेट करने लगा। अनिरुद्ध ने रुद्र के टेंशन वाला चेहरा देखा तो बोला, रुद्र क्यों टेंशन ले रहा है? कल ही वापस वापस चलने लगी है, घूम रही होगी कहीं। रुद्र अनिरुद्ध को देखकर बेचैनी से, वो नाराज है हमसे। नाराजगी में वो कहीं नहीं जाती। उनका फोन भी बंद है। हमें जानबूझकर परेशान कर रही है वो गुस्सा निकाल ले हम पर जितना निकालना है, लेकिन हमें हमारे सामने चाहिए वो। अनिरुद्ध, रिलैक्स रुद्र, अब तो ज्यादा कर रहा है। तू तो जानता है बचपना है उसमें। परेशान कर रही है बस तुम्हें। तुमसे गुस्सा नहीं होती वो कभी भी। रुद्र ने उसके बाद कुछ नहीं कहा, बस नंदनी के रूम की तरफ उम्मीद से देखने लगा। रिद्धि और नंदनी दोनों रूम से बाहर आ गई। रुद्र की नजरें एक उम्मीद से इनको देख रही थी। रिद्धि आकर बोली, नहीं जीजू, नाच यहाँ भी नहीं है। हम दोनों ने उसे दोपहर से देखा भी नहीं, वो सोने चली गई थी रूम में। फिर हमने भी डिस्टर्ब करना सही नहीं समझा। गार्डन में देखते हैं, शायद वहां हो। अब रुद्र का दिल बेचैन होने लगा। रुद्र ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर तेजी से वापस सीढ़ियों की तरफ चला गया और बाहर गार्डन में देखने लगा। रिद्धि, अनिरुद्ध, नंदिनी भी उसके पीछे नाच को ढूंढने चले गए। आधा घंटा हो गया था। रुद्र ने सारा महल छान मारा, लेकिन नाच कहीं नहीं दिखी। घर के सारे बॉडीगार्ड्स और सर्वेंट भी मिलकर नाच को ढूंढने लगे। महल बहुत बड़ा था, तो सबको मिलकर भी पूरा महल देखने में आधा घंटा लग गया। रुद्र पागल हो रहा था नाच के ना मिलने से। वो किसी पर यकीन नहीं कर रहा था। महल का एक एक कमरा, एक एक जगह वो खुद भाग भाग कर नाच को ढूंढ रहा था। जोर जोर से नाच का नाम चीख रहा था। सारे अब टेंशन में आ गए थे कि नाज कहाँ जा सकती है। इतनी टाइट सिक्योरिटी में कोई अंदर भी नहीं आ सकता। रुद्र तो अब पागलपन पर उतर आया था। उसका दिल बैठा जा रहा था। मन में बुरे बुरे ख्याल आने शुरू हो गए। रुद्र हर जगह देखकर नीचे हॉल में आ गया। सारे सर्वेंट और बॉडीगार्ड सब डरे सहमे से खड़े थे। रुद्र आग उगलती आंखों से सबको देख रहा था। वो बेहद डरावनी आवाज में सबको देखकर बोला, नाज कहाँ है? अब किसी के पास कोई जवाब नहीं था। रुद्र ने रोनी और अनिरुद्ध को भी गुस्से से देखा तो रोनी थोड़ा डरते हुए बोला, रुक्मिशा, भाभी को किसी ने बाहर जाते नहीं देखा।
वो महल में ही होगी। हम देख रुद्र गुस्से से चीखते हुए, वो महल में नहीं है। हम हमने तुम सबको फोन कर रहे हैं। हमें हमारी नाज सही सलामत वापस नहीं मिली तो हम तुम सबको मार देंगे, बहुत बुरी मौत देंगे तुम सबको। नाज को तुम सबकी जिम्मेदारी पर छोड़ के गए थे। हम सब कुछ बर्बाद कर देंगे। अब रुद्र के ये कहने से सब कांपे। किसी को समझ नहीं आ रहा था ये सब हुआ क्या। अनिरुद्ध भी बहुत परेशान था। रिद्धि तो बेचारी रोने ही लग गई। नंदिनी ने उसे पकड़ा हुआ था। अनिरुद्ध रुद्र के पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, रुद्र। अनिरुद्ध आगे कुछ रुद्र से और बोलता कि रुद्र ने उसे जोर से धक्का दे दिया और गुस्से से चीखकर बोला, नाज चाहिए हमें। हम तुम्हें भी मार देंगे अगर हमें हमारी नाज नहीं मिली तो। किस बात के लिए रखा हुआ है हमने तुम सबको, जो हमारी बीवी को सेफ नहीं रख सकते। महल से कहाँ गायब हो गई वो। हम बता रहे हैं अगर सबको अपनी जान प्यारी है तो हमें हमारी जान ढूंढ कर दो कहीं से भी। अगर हम ढूंढने पर आए तो एक एक लाश से गुजर कर जाएंगे उन्हें ढूंढने। अब वहां खड़े सब कांपने लगे। रुद्र उनको एक नजर घूर कर ऊपर सीढ़ियों पर जाने लगा तो एक बॉडीगार्ड बोला, हुक्म जी, 3 घंटे पहले पूरे महल की लाइट 15 मिनट के लिए चली गई थी। सीसीटीवी भी बंद हो गए थे। हुक्म रानिशा अपने रूम से बाहर नहीं आई थी, तब वो अपने रूम में ही थी। जब लाइट आई उसके बाद भी आपका रूम बंद ही था। अब रुद्र ने ये सुना तो उसका दिल डरने लगा, चेहरे पर खौफ आ गया। रुद्र भागकर ऊपर अपने रूम की तरफ चला गया। अनिरुद्ध और रोनी भी भाग गए उसके पीछे। बाकी सब डरे समय वहां ही खड़े थे। रिद्धि और नंदिनी दोनों ही रोने लगी थी। घर की लेडी सर्वेंट उनको संभाल रही थी। रुद्र ने तेजी से भागते हुए रूम में आया, सब जगह देखने लगा। उसकी नजर फिर बालकनी पर गई। राज पहले भी बालकनी के रास्ते से महल के बाहर जा चुकी थी। रुद्र भाग कर बालकनी में आ गया और वहां से देखने लगा। अनिरुद्ध और रोनी भी सीधे बालकनी में आ गए। वहां जाने का उसे कोई प्रूफ नहीं मिला। अनिरुद्ध बोला, रुद्र, नाज यहाँ से गई होगी लेकिन वो जाएगी क्यों। रुद्र अनिरुद्ध का कॉल पकड़कर गुस्से से बोला, वो खुद कभी नहीं जा सकती। अगर कोई उनको लेकर गया है यहाँ से हम आग लगा देंगे उसे। सीसीटीवी कैसे बंद हुआ, लाइट जाने के बाद भी वो बंद नहीं हो सकते। क्या हुआ था सीसीटीवी को, तुम्हारी जिम्मेदारी है ये सब देखना। अब अनिरुद्ध भी समझ रहा था रुद्र की बेचैनी। उसे रुद्र के गुस्से से बुरा तो नहीं लग रहा था, लेकिन रुद्र और नाज की फिक्र हो रही थी। नाज को ऐसे अचानक गायब होना सबके लिए शॉकिंग था। रुद्र का ऐसे रिएक्ट करना तो बनता ही था। रोनी तभी जल्दी से बोला, हुक्म शाह, मैं एक टीम लेकर देखता हूँ, हम भाभी को ढूंढ लेंगे। रुद्र गुस्से से, हम खुद जाएंगे उनको लेने, हमें किसी पर भरोसा नहीं। रुद्र का गुस्सा, रोना, फिक्र सब आ रहा था। नाज अभी अभी ठीक हुई थी, पहले भी इतने बड़े हादसे से बची थी और आज फिर उसके गायब होने की खबर मिल गई। रुद्र अपनी गन लेने बेड के साइड ड्रॉवर की तरफ गया। उसने ड्रॉवर खोला और गन निकालकर उठाने लगा, लेकिन तभी उसकी नजर ड्रॉवर के ऊपर रखे एक नोट पर पड़ी जिस पर कुछ लिखा हुआ था और उसके ऊपर पेपर वेट रखा हुआ था। रुद्र ने एक नजर उस पेपर को देखा, फिर उठाकर उसे देखने लगा। रोनी और अनिरुद्ध भी रुद्र के हाथ में पेपर देखकर कंफ्यूज हो गए। रुद्र उस पेपर को पढ़ने लगा। जैसे जैसे वो उसे पढ़ रहा था उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदलने लगे। रुद्र के हाथ से गन नीचे गिर गई। वो एक टक पेपर को देखने लगा। अनिरुद्ध और रोनी ने देखा तो जल्दी से उसकी तरफ आ गए। अनिरुद्ध बोला, क्या लिखा है पेपर में। अब रुद्र ने कोई जवाब नहीं दिया। अनिरुद्ध ने पेपर को देखा और उसके हाथ से लेकर पढ़ने लगा, जिसमें लिखा था, रुद्र,
प्लीज मुझे गलत मत समझना, लेकिन मैं अब और नहीं डरकर अपनी जिंदगी जी सकती। मुझे आपसे प्यार हुआ था, मैंने कभी नहीं सोचा था मुझे ऐसे हर टाइम डर डर कर रहना पड़ेगा। मैंने बहुत कोशिश की एडजस्ट करने की, लेकिन नहीं हुआ। मैं जा रही हूँ। मैं कैद में नहीं रह सकती। ऐसी लाइफ जीने की आदत नहीं है मुझे। मैं अपने पैर खोते खोते बची हूँ। इस बार तो किस्मत किस्मत अच्छी थी कि मैं बच गई और मेरे पैर भी ठीक हो गए। लेकिन हर बार थोड़ी बचूंगी। मैं बहुत टाइम से वेट कर रही थी कि मेरे पेट ठीक हो जाए और मैं यहाँ से चली जाऊं। मैं आपको फोन करके बताना चाहती थी कि मैं जा रही हूँ हमेशा के लिए, लेकिन आपने कॉल नहीं उठाया। इसीलिए आपके लिए ये नोट छोड़कर जा रही हूँ। प्लीज आप खुश रहिए अपनी जिंदगी में। मुझे दोबारा अपनी लाइफ में आने के लिए मजबूर मत करना। ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। बाय, टेक केयर, नाज। अनिरुद्ध ने पढ़ा तो उसकी तो आंखें शौक से खुली की खुली ही रह गई। उसके सामने खड़े रुद्र को देखा जो पुतला बने वहीं पर खड़ा था। रोनी ने अनिरुद्ध के हाथ से लेटर लिया और पढ़ने लगा। वो भी हैरान हो गया। अनिरुद्ध ने रुद्र को देखकर कहा, रुद्र, ये नाज ने लिखा है। अनिरुद्ध की आवाज सुनकर रुद्र सेंस में आया और उसकी तरफ देखने लगा। पहले तो वो टूटा हुआ लग रहा था, लेकिन फिर पूरे कॉन्फिडेंस से बोला, ये राइटिंग जरूर हमारे नाज की है, लेकिन ये उन्होंने अपनी मर्जी से नहीं लिखा। हम जानते हैं उन्हें, वो जान देती है हम पर। ऐसा कुछ तो वो अपने दिमाग में भी नहीं लेकर आ सकती। हमें हमारी नाज पर पूरा भरोसा है। सी इज इन डेंजर। कोई ट्रैप कर रहा है हम दोनों को। हम ढूंढ कर रहेंगे उन्हें। हमारी जान खतरे में है। हम इस फालतू लेटर पर भरोसा नहीं कर सकते। हम जानते हैं ये शब्द कौन कर सकता है। हम छोड़ेंगे नहीं उस राणा को। हमारी जान को एक खरोंच भी आई हुई तो हम आग लगा देंगे उसके पूरे परिवार को। हमारी नाज दुनिया है हमारी। हम सबकी दुनिया उजाड़ देंगे अगर उनको कुछ हुआ तो। रुद्र ने अब अपना गन नीचे से उठा लिया और जल्दी से रूम से भाग गया। अनिरुद्ध और रोनी भी उसके पीछे चल दिए। रुद्र बहुत तेज स्पीड से भागते हुए नीचे आया और सीधे बाहर अपनी कार की तरफ चला गया। रोनी और अनिरुद्ध भी उसके पीछे भाग गए। कुछ बॉडीगार्ड भी 10-12 गाड़ियां तेजी से बाहर चली गई। रिद्धि और नंदिनी तो सहम गई ये नजारा देखकर। अंधेरा हो चुका था। ताना की हवेली में भी शांति थी। तभी एक के बाद एक कितनी गाड़ियों की आवाज उसकी हवेली के बाहर रुकी। वहां खड़े बॉडीगार्ड अलर्ट हो गए, लेकिन रुद्र के बॉडीगार्ड पहले एक्शन में आ गए और उनके बॉडीगार्ड पर गोलियां चला दी। रुद्र सच में बहुत गुस्से से कार से बाहर निकला। अनिरुद्ध और रोनी भी गुस्से में थे। बॉडीगार्ड ने रुद्र को कवर कर दिया। रुद्र अपने हाथ में गन लिए सीधे हवेली के अंदर चला गया। 25-30 खट्टे खट्टे लोगों को देखकर सब घबरा गए। रुद्र राणा के घर के अंदर घुस गया। सीधे एक हवाई फायर कर दिया। रुद्र को देखकर लग रहा था कि आज वो खून खराबे के मूड में ही आया है। गोली की आवाज सुनकर एक औरत जल्दी से बाहर आई। ये कोई और नहीं, राणा की माँ ही थी। उसने सामने रुद्र को देखा तो थोड़ा इमोशनल हो गई। इस घर में सिर्फ राणा की माँ ही थी जो अच्छे दिल की औरत थी। राणा ने घूरकर उनको देखा और बोला, हमारी बीवी कहाँ है? हम आपको अभी बता देते हैं। आज आपका बेटा हमारे हाथों से नहीं बचेगा। अगर आप अपनी सलामती चाहती है बता दीजिए हमारी बीवी कहाँ है। राणा की माँ ने सुना तो शौक हो गई। वो जल्दी से थोड़ा आगे आकर बोली, हुक्म शाह, हुक्म रानी शाह यहाँ नहीं है। रुद्र घूरते हुए खतरनाक अंदाज में, झूठ बर्दाश्त नहीं है हमें। आखिरी बार आपसे शराफत से पूछ रहे हैं। इसके बाद हम कोई मौका नहीं देंगे।
राणा की माँ आंखों में आंसू लिए हाथ जोड़कर, हुक्म शाह, सच में हुक्म रानी सा यहाँ नहीं है, रघुवीर भी नहीं है यहाँ, पर वो पिछले कुछ महीनों से यहाँ आया ही नहीं। मैं खुद परेशान हूँ उससे, वो कहाँ है ये तक नहीं पता मुझे। अब ये सुनकर रुद्र को गुस्सा आने लगा। उसने रोनी की तरफ देखा। रोनी समझ गया। उसने सारे गार्ड्स को पूरी हवेली देखने को कहा। सब जल्दी से एक्शन में आ गए। रोनी खुद भी देखने चला गया। रुद्र और अनिरुद्ध नीचे ही खड़े थे। रुद्र का चेहरा बहुत डेंजरस लग रहा था। राणा की माँ बेचारी डरी सहमी सी खड़ी थी। वो खुद अकेली रह रही थी अभी यहाँ। उसका बेटा राणा पता नहीं कहाँ गायब था बहुत टाइम से। रोने नीचे आ गया। उसने बॉडीगार्ड के साथ मिलकर हवेली का चप्पा चप्पा छान मारा। ना तो नाज मिली, ना ही राणा मिला। तभी रोनी ने आकर कहा, हुक्म शाह, भाभी नहीं है यहाँ, और ये सच कह रही है। मैं खुद राणा की हर एक्टिविटी पर नजर रख रहा हूँ। पिछले 6 महीने से वो यहाँ नहीं आया। जब से भाभी को गोली लगी है, तब से वो इंडिया से बाहर ही है। ये सुनकर रुद्र ने अपनी आंखें बंद कर ली और मुट्ठियां कस ली। रुद्र ने अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। रुद्र ने एक नजर राणा की माँ को देखा और तेजी से वहां से चला गया। राणा की माँ की आंखों में आंसू लिए रुद्र को देखने लगी और हाथ जोड़कर वो भगवान से प्रार्थना करने लगी। पूरी रात रुद्र हर उस दुश्मन के घर पर नाज को ढूंढने गया जिस पर उसको शक हो रहा था। किसी को नहीं पता था नाज कहाँ है। उनके घर पर एक्टिविटी में कोई ऐसा नजर नहीं आ रहा था जिसे उन्होंने नाज को रखा हो। रुद्र ने सबको उनकी फैमिली पर भी गन तानी थी ताकि जिसे भी पता हो वो सच बोल दे। लेकिन हर कोई रुद्र के रोने और गिड़गिड़ाने लग जाता कि उसे कुछ नहीं पता। अब तो रुद्र पागल हो रहा था। उसके दिमाग ने जैसे काम करना ही बंद कर दिया था। रुद्र अब सड़कों पर भाग कर नाज को ढूंढने पर आ गया था। रुद्र को देखकर सबकी आंखें भरने लगी थी। आधी रात को वो सुनसान सड़कों पर नाज को चीखते पुकारते हुए रहा था। वहां पर आसपास के लोगों को पता चल गया था कि रुद्र हालत देखकर सबको ही रोना आ रहा था। सुबह हो गई थी। दिन निकल आया था। रुद्र अभी भी पागलों की तरह नाज को ढूंढ रहा था। उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। बहुत रो रहा था। उसकी जिंदगी थी नाज। ऐसे कैसे उससे दूर हो सकती थी। वहां से सारे लोग भी मिलकर ढूंढने लगे। हुक्म रानिशा के गायब होने की बात आग की तरफ फैल गई। अब रुद्र को कोई होश नहीं था। वो सड़कों पर भाग भाग कर नाज को इधर उधर देखते हुए ढूंढ रहा था। रोनी और अनिरुद्ध एयरपोर्ट, ट्रेन, बस, टैक्सी हर किसी से इंफॉर्मेशन ले रहे थे। नाज मुंबई में भी नहीं गई थी। पुलिस भी अलर्ट पर थी। हर कोई उसे ढूंढने की मुमकिन कोशिश कर रहा था। नाज कोई छोटी मोटी पर्सनैलिटी नहीं थी। वो राजस्थान की हुक्म रानीशा थी। उसका गायब होना कोई छोटी बात नहीं थी। सुबह 8 बजे के करीब अनिरुद्ध और रोनी रुद्र को लेकर महल आ गए। रुद्र बेजान सा चला आ रहा था। रिद्धि रोते हुए भागकर अनिरुद्ध की तरफ पूछने आने लगी तो अनिरुद्ध ने अभी हाथ दिखाकर उसे रुकने को बोल दिया। नंदिनी ने रिद्धि को पकड़ लिया। रिद्धि जोर से रोने लगी। अनिरुद्ध ने एक नजर रिद्धि को देखा, फिर रुद्र को लेकर ऊपर रूम में चला गया। रोनी भी उनके साथ ही था। रूम में आकर अनिरुद्ध ने उसे सोफे पर बैठा दिया। रुद्र बेजान सा सोफे पर बैठ गया। रुद्र उसके सामने नीचे बैठ गया और अपनी जेब से लेटर निकाल कर रुद्र के हाथ में रख दिया और बोला, भाई, ये नाच की ही राइटिंग है ना? रुद्र ने अपने हाथ में पकड़ा लेटर देखा तो उसकी आंखें आंसुओं से बाहर आ गई। वो अनिरुद्ध की तरफ देखकर विश्वास से बोला, अने, ये लेटर झूठ है। हमें हमारी जान की फिक्र हो रही है।
हमारी जान जा रही है सोचकर कि वो यहाँ भी होगी, जहाँ भी होगी तो कैसी होगी। उन्हें कोई तकलीफ ना हो, बस हमें उन पर खुद से भी ज़्यादा भरोसा है। हम ये फालतू के लेटर की वजह से हम अपने प्यार पर शक बिल्कुल नहीं करेंगे। हम उनको ढूँढ कर रहेंगे। अनिरुद्ध, रुद्र, मैं भी चाहता हूँ तुम्हारा भरोसा गलत ना हो। हम सभी नाज को जानते हैं, वो ऐसी लड़की नहीं है। वो बहुत प्यार करती है तुमसे, तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। लेकिन हमने हर एक को जगह देख लिया जो ऐसे कर सकते हैं। हमारे महल तक आने की औकात हर कोई नहीं रख सकता। कोई नाज तक पहुंच ही नहीं सकता। रुद्र, कुछ तो हुआ है। हमारी नाज ऐसा नहीं कर सकती। वो हमसे ज्यादा प्यार तो करती ही नहीं किसी से। हमारे लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। हम उन पर शक करके उनको धोखा नहीं दे सकते। हम उनको ढूंढ लेंगे। बस हमारी जान को कोई तकलीफ पेश ना करनी पड़े। हमारी जल्दी ही पहुंच जाएंगे उनके पास। रुद्र ने अनिरुद्ध को अब साइड में किया और उठकर बाथरूम में चला गया। फिर अपना मुंह धोकर वापस आ गया और फिर सीधे रूम से बाहर चला गया। अनिरुद्ध और रोनी एक दूसरे को देखने लगे। उनका विश्वास जरूर डगमगाने लगा था। 2.5 साल बाद राजस्थान, जयपुर। राजपूत महल में कोई फंक्शन हो रहा था। बहुत अच्छे से महल को सजाया गया था। हॉल में डेकोरेशन देखकर लगा रहा था जैसे किसी बच्चे का जन्मदिन हो, क्योंकि सारी डेकोरेशन बच्चे के हिसाब से ही की गई थी। बहुत से बलून्स गिरे हुए थे, तरह तरह की गेम्स लगाई गई थी, बहुत अच्छा अच्छा खाने के लिए बना हुआ था। वहाँ बहुत से बच्चे खेल भी रहे थे। छोटे छोटे बच्चे अपने माँ के साथ आए थे। घर के सर्वेंट बच्चों को खाने पीने का सामान खिला रहे थे। कई बच्चे बहुत शरारती थे। एक दीवार पर हैप्पी बर्थडे अयान लिखा हुआ था और एक बड़ा सा केक टेबल पर रखा हुआ था। तभी सीढ़ियों से रिद्धि 1 साल के बच्चे को अपनी गोद में उठाते हुए मुस्कुराकर नीचे आ रही थी। उसके साथ अनिरुद्ध भी था। उनको देखकर सब तालियां बजाने लगे। रिद्धि ने सबको थैंक यू कहा और केक की तरफ आ गई। आज रिद्धि और अनिरुद्ध के बेटे अयान सिंह शेखावत का फर्स्ट बर्थडे था। बहुत क्यूट और प्यारा सा बच्चा था दोनों का। रोनी और नंदनी भी खड़े थे। नंदनी के हाथ में अभी लाल चूड़ा था, जिसे देखकर पता चल रहा था कि उसकी शादी अभी थोड़े टाइम पहले ही हुई है। नंदनी भी मुस्कुराकर रिद्धि के पास आ गई और अयान को अपनी गोद में उठा लिया। रिद्धि ने अयान को नंदनी को दे दिया और इधर-उधर देखकर अनिरुद्ध से बोली, अने, रुद्र भैया नहीं आए? रुद्र का नाम सुनकर अनिरुद्ध के चेहरे से स्माइल चली गई। रोनी भी सीरियस हो गया। अनिरुद्ध बोला, तुम्हें पता तो है रिद्धि, वो नहीं आएगा। रिद्धि, आज अयान का बर्थडे है, आज तो आना चाहिए उन्हें। रुको, मैं लेकर आती हूँ। इतना बोलकर रिद्धि सीढ़ियों से ऊपर चली गई। अनिरुद्ध और रोनी रिद्धि को जाते हुए देखते रहे। रिद्धि अपनी साड़ी का पल्लू ठीक करते हुए ऊपर रुद्र के रूम के पास आ गई। उसने धीरे से रूम खटखटाया, फिर खोलकर अंदर चली गई और बोली, रुद्र भैया। उसने देखा, सामने सोफे पर रुद्र लैपटॉप के लिए बैठा था। रिद्धि की आवाज सुनकर वो उसे देखने लगा। भरी हुई दाढ़ी, बाल भी थोड़े से लंबे हो गए थे। चेहरा बिल्कुल किसी पत्थर की तरह कठोर। चेहरे पर कोई नूर नहीं, बस एक गुस्सा और सूनापन दिख रहा था। रिद्धि ने देखा तो हल्का सा मुस्कुरा दी और बोली, भैया, आपके अयान का बर्थडे है आज। अपने बड़े पापा के बिना वो केक नहीं काटेगा। प्लीज उसके लिए थोड़ी देर नीचे आ जाइए। रुद्र रिद्धि को सुना और आंखों से देखता रहा। फिर उसने साइड से एक गिफ्ट उठाकर रिद्धि की तरफ बढ़ा दिया और शार्द आवाज में बोला, हमारी तरफ से आप जा सकती है रिद्धि। भैया प्लीज। रुद्र ने बेहद गुस्से से घूरकर रिद्धि को देखा तो रिद्धि घबरा गई। इसके आगे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। रुद्र ने गिफ्ट टेबल पर रख दिया। उसे पता था रिद्धि डर गई है
उससे उसे बिना रिद्धि को देखे ही कहा, अयान को हम देख लेंगे। रिद्धि ने कुछ नहीं कहा और आगे आकर टेबल से गिफ्ट उठा लिया और रुद्र को देखकर इमोशनल होकर बोली, भैया कब तक आप ऐसे ही जीते रहेंगे? नाज नहीं आएगी अब। उसे आना होता तो वो आ ही जाती, आप क्यों घुट घुट कर जी रहे हो? रुद्र उसे टोकते हुए सर्द आवाज में, नीचे जाइए आप। रिद्धि ने आगे कुछ नहीं कहा, उसकी आंखें भर आई और वो जल्दी से रूम से बाहर चली गई। रूम के बाहर आकर रिद्धि आंखों में आंसू लिए बोली, नाज क्यों किया तुमने ऐसा? बेचारे रुद्र भैया को जीती जी मार के चली गई तुम, पत्थर बनकर रह गए हैं वो। तुम ऐसा कैसे छोड़कर जा सकती हो? 2.5 साल गुजर गए लेकिन नाज का कोई पता नहीं चला किसी को कि वो कहाँ गई। रुद्र बहुत महीनों तक उसे पागलों की तरह ढूंढता रहा। उसे वो लेटर पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। उसने मुंबई जाकर भी देखा, वहां पर नाज का कोई पता नहीं चला। राजस्थान का तो उसने एक चप्पा चप्पा नहीं छोड़ा। उसने नाज पर अपना विश्वास नहीं डगमगाने दिया। उसे लगता था नाज किसी मुसीबत में होगी, लेकिन सारे सोर्सेज से यही पता चला कि नाज पर किसी दुश्मन ने अटैक नहीं किया। रुद्र ने अपना ईडी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिला जिससे ये पता चल जाए कि नाज को किसी दुश्मन ने उठाया है। और कहते हैं धीरे धीरे पत्थर भी पिघलने लगा। बहुत महीने तो रुद्र ने अपनी कोशिश नहीं छोड़ी, लेकिन फिर उसका भी विश्वास धीरे धीरे डगमगाने लगा। अनिरुद्ध, रोनी, रिद्धि, नंदिनी इन सबको भी लगने लगा था कि नाज अपनी मर्जी से गई है। कोई भी उस इंसान को नहीं ढूंढ सकता जो खुद गायब हो गया हो। रुद्र ने अपनी बहुत बुरी हालत कर ली। हमेशा शांत रहने वाला रुद्र अब तूफान बन गया था, खून खराबे पर उतर आया था। उसका डरावना रूप देखकर सब खौफ खाने लगे थे। अने, रोनी, रिद्धि ने बहुत मुश्किल से उसे संभाला। जैसे जैसे रुद्र का विश्वास टूट रहा था, रुद्र भी टूटता जा रहा था। नाज के लेटर को वो रोज पढ़ता और अब वो विश्वास करने की कोशिश करता, लेकिन अब उसने भी मान लिया कि नाज उसे छोड़कर चली गई। रुद्र को उनकी बिताई वो रात याद आती थी जब वो दोनों एक हुए थे। उसे ऐसा लगने लगा था कि उसने नाज के साथ कुछ गलत कर दिया जो वो उसे छोड़कर चली गई। रुद्र यही बात सोच सोच कर पागल हो रहा था कि उससे गलती क्या हो गई, कहाँ कमी छोड़ दी उसने। वो बस इसी बात का जवाब चाहता था। ये सवाल उसे चैन से जीने नहीं दे रहा था। पिछले 2 साल से वो हर रोज नाज को वो लेटर पढ़ता जिसमें नाज ने अपने जाने की वजह लिखी थी। पहले तो रुद्र बहुत रोता था वो पढ़ कर, लेकिन धीरे धीरे उसके आंसू ही सूख गए। उसे नफरत होने लगी थी प्यार के नाम से। जिस नाज से वो इतना प्यार करता था, अब उसकी नाज पर उसे गुस्सा आता था, लेकिन उसने नाज को ढूंढने की कोशिश अभी तक नहीं छोड़ी थी। वो बस नाज से एक जवाब चाहता था, अपनी एक गलती जानना चाहता था। वो अब बिल्कुल ही बदल गया था। अब वो बहुत क्रूर हो गया था। किसी की छोटी सी गलती पर भी बहुत बुरा बिहेव करता। उससे सारी बॉडीगार्ड अब थर थर कांपते थे कि उसकी कोई गलती ना हो जाए। अपनी आंखों की घुर से लोगों के प्राण सुखा देता था। किसी से बात करना बिल्कुल ही छोड़ दिया। अनिरुद्ध और रोनी ने भी अब बिल्कुल ना के बराबर बात होती थी उसकी। बस काम को लेकर ही बात करते थे। कोई बॉन्डिंग नहीं रह गई थी रुद्र की किसी के भी साथ। सबसे नफरत हो गई थी उसे। किसी पर भी भरोसा नहीं करता था। अब तो उसके दुश्मन भी उससे पंगा लेने से डरते थे। रुद्र अपनी शराफत बिल्कुल भूल चुका था। नाज का धोखा उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। एक बस वो छोटा सा बच्चा अयान था जिसके सामने रुद्र थोड़ा पिघल जाता था। रिद्धि और अनिरुद्ध भी ज्यादातर अपने बेटे को रुद्र के पास ही रखते थे ताकि वो अपने दिमाग से नफरत थोड़ी सी निकाल दे। अयान भी रुद्र के साथ खुश रहता था। घर में सिर्फ रिद्धि थी जो अब रुद्र से थोड़ी बहुत बात कर लेती थी। नंदिनी तो डर के मारे रुद्र के सामने ही नहीं जाती थी।
रिद्धि भी नाज से बहुत नाराज थी। अब उसने रुद्र के साथ जो धोखा किया था उसकी वजह से। रिद्धि के रूम से जाने के बाद रुद्र एकटक सामने देखने लगा। उसने आंखें लाल थी, चेहरे पर बेहिसाब गुस्सा आ गया था। नाज का नाम सुनते ही उसने अपने हाथों की मुट्ठी कस ली और आंखें बंद करके सीट पर सर लगा लिया और बोला, जितना प्यार था आपसे, अब उससे भी ज्यादा नफरत है हमें। अब कमजोर मत समझना कि आप ही झुक जाएंगे आपके सामने। वो रुद्र मर गया अब। जिस दिन हमारे सामने आ गई, इस धोखे का बदला हम आपकी जान लेकर लेंगे। पहली गोली आपके सर पर चलेगी और दूसरी हम खुद पर चलाएंगे। आपसे प्यार करने की सजा हम खुद भी देंगे। एक प्यार और धोखे का अंत ऐसा भी हो सकता है, ये हम बताएंगे। हम दोनों की मौत हमारे हाथों में लिखी है। जिस दिन दिख गई आप हमें, वो दिन हम दोनों का आखिरी दिन होगा। रुद्र ने आंखें बंद हो रखी थी, लेकिन आंसुओं की एक धारा उसकी आंखों से अपने आप बाहर आ गई। जिस लड़की से वो इतना प्यार करता था, आज उसको ही मारने की बातें कर रहा था। कितनी हद तक टूटा होगा वो अंदर से। क्या तूफान लेकर बैठा हो, जो इस हद तक नफरत हो गई उसे नाज से। दूसरी तरफ रिद्धि अपनी आंखों से आंसू साफ करते हुए नीचे आई। अनिरुद्ध और रोनी उसे देख रहे थे। रिद्धि आकर अनिरुद्ध को देखने लगी। अनिरुद्ध ने उम्मीद से उसे देखा, क्योंकि वो भी चाहता था रुद्र नीचे आए। सब अने की बात तो होती नहीं, रुद्र से ज्यादा तो वो जा नहीं सकता था, लेकिन अपने दोस्त को ऐसी हालत में देखकर उसका भी दिल टूटता था। रिद्धि ने ना में सिर हिला दिया और गिफ्ट दिखाकर बोली, उन्होंने गिफ्ट दे दिया और आने से मना कर दिया। अनिरुद्ध ने कुछ नहीं कहा और गिफ्ट ले लिया। तभी रोनी बोला, भाभी अयान को लेकर जाना था, फिर मना नहीं करता वो। रिद्धि इमोशनल होकर, कब तक उनको अयान को दिखाकर ब्लैकमेल करते रहेंगे हम सब। उन्होंने तो अब जीना ही छोड़ दिया। हर टाइम गुस्सा नफरत लेकर चलते हैं अपने साथ। ऐसे कैसे जिंदगी कटेगी। अभी उम्र ही क्या है उनकी। उस धोखेबाज नाज के लिए ये क्यों पत्थर बन बैठे हैं। जिस लड़की ने रुद्र भैया से इतना प्यार करने वाला और केयरिंग हस्बैंड की वैल्यू नहीं की, उसके लिए जिंदगी खराब करने का क्या मतलब। अनिरुद्ध रिद्धि को टोककर, रिद्धि इतना गुस्सा मत करो, हमें सिर्फ रुद्र की साइड की बात पता है। क्या पता नाज की अपनी कोई स्टोरी हो जिसे हम नहीं जानते, इसीलिए बुरा मत बोलो। तुम्हारी तो दोस्त थी वो। नाज इतनी बुरी नहीं है जितना तुम और रुद्र अपने दिमाग में बैठा कर बैठे हो। रिद्धि थोड़ा गुस्से में, हम दोनों उसे इसीलिए अब नफरत करते हैं क्योंकि हम जानते भी उसे सबसे ज्यादा थे। मैं भी अपनी छोटी बहन मानती थी उसे। उसे बहुत प्यार दिया। और रुद्र भैया, उनकी तो जान थी वो कैसे सब छोड़कर जा सकती है। सब जानती थी कि रुद्र भैया के पास उसके अलावा कोई नहीं है। वो उसे ही सब कुछ मानते थे अपना। नाज बेपरवाह थी, लेकिन इतनी बेपरवाह निकलेगी कि किसी बंदे को ऐसे पत्थर बनाकर चली जाएगी, इतना नहीं सोचा। बहुत स्वार्थी निकली वो। रुद्र और रोनी एक दूसरे को देखने लगे। अब वो क्या जवाब दे, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिलहाल तो अनिरुद्ध ने रिद्धि के आंसू साफ किया और बोला, ये बातें छोड़ो, हमारे बेटे का बर्थडे है, सब बच्चे केक के लिए वेट कर रहे थे, चलो केक काटते हैं। रिद्धि ने खुद को शांत किया और हाँ में सिर हिलाकर वो पार्टी में आ गई। सबने मिलकर अयान के बर्थडे का केक काटा। अयान के सर पर एक टोपी पहनाई हुई थी, छोटे से मुंह पर बहुत ही क्यूट लग रही थी। रिद्धि और नंदिनी ने अयान को केक खिलाया। अयान ने बड़े ही शौक से केक खाया और खुशी से चीखने लगा। सबके चेहरे पर स्माइल आ गई उसकी खुशी देखकर। कोई कितना भी खराब मूड में क्यों ना हो, एक बच्चा अपनी मासूमियत से सबका मूड अच्छा कर सकता है।
केक काटने के बाद रिद्धि ने अयान को बाकी सारे छोटे बच्चों के बीच नीचे उतार दिया। अयान अपनी अभी चल नहीं पाता था। वो घुटनों के बल चलते हुए वहां के सारे बच्चों और खिलौनों के साथ खुशी से खेलने लगा। रिद्धि बाकी सब बच्चों के साथ आई फैमिलीज के साथ बातें करने लगी। सर्वेंट सबको खाना परोस रहे थे। सब लोग डिनर करके अयान को अच्छे अच्छे गिफ्ट देकर अपने बच्चों के साथ लेकर वहां से चले गए। पार्टी खत्म होने के बाद एक सन्नाटा सा फैल गया जो पिछले 2.5 साल से था। सब अपने अपने कमरों में चले गए। अगली सुबह रुद्र 3:30 बजे ही उठकर बाहर गार्डन में चला गया। ब्लैक ट्राउजर, ब्लैक हुडी अपने सर पर उसकी कैप डाले, चेहरे पर बेहिसाब गुस्सा लिए बस भागे जा रहा था। गेट पर खड़े बॉडीगार्ड सब बिल्कुल सीधे खड़े हो गए। अब तो रुद्र इतने गुस्से वाला हो गया था कि किसी को खांसते भी देख ले तो उसकी हालत खराब कर देता था। उसको उस बॉडीगार्ड को 4 दिन भूखे प्यासे रखा जाता था और धूप में उसे खड़ा रखा जाता था। रुद्र का इतना क्रूर रूप देखकर सब हैरान थे। सब डर डर के से रहते थे। रुद्र सर पे हुड्डी डाले बस भागे ही जा रहा था। चेहरे पर पसीने की बूंदें टपक रही थी, लेकिन सांसें बिल्कुल नॉर्मल थी, जैसे उसे भागने से कुछ फील ही ना हो रहा हो। कम से कम इतने बड़े ग्राउंड के उसने 20-25 चक्कर लगा लिए। पिछले 2 घंटे से वो ऐसे ही भागे जा रहा था। 6 बज रहे थे, दिन निकल आया था। रुद्र आखिरी राउंड में बहुत ज्यादा तेज भागा और अपना सारा जोर लगा दिया। फिर एक पेड़ के पास रुक गया और सर से कैप उतार दी। चेहरा एकदम पसीने से भीगा हुआ था। आंखें लाल हो रखी थी। खुद को और भी ज्यादा फिट कर लिया था। 30 साल की उम्र में भी 24-25 साल का लग रहा था। बड़े ही दाढ़ी बढ़ाई हुई थी, लेकिन हैंडसम इतना लग रहा था कि पूछो ही मत। वो अपना सारा गुस्सा जिम में ही उतारता था। अब उसकी रूटीन थी, वो 2 घंटे लगातार भागता था। नींद उसको बहुत ही कम आती थी। जब इंसान अंदर से बेचैन हो तो उसे नींद नहीं आती। वो बस अपना सारा टाइम या तो लैपटॉप में लगाता या फिर जिम में। अपने रूम में ज्यादातर तो वो बंद ही रहता। सारा बिजनेस बस ऑनलाइन ही देखता। बस अपने हुक्मशाह की ड्यूटी वो अच्छे से निभा रहा था। लोगों की भलाई के काम वो आज भी कर रहा था, लेकिन किसी से मिलना जुलना उसने बहुत ही कम कर दिया था। अपने घर पर ही मीटिंग्स बुला लेता था, अगर ज्यादा ही जरूरी हो तो। रुद्र इतनी देर से भागते भागते अब हाँफने लगा था। वो हल्के हल्के चलते हुए ऊपर की तरफ देखकर गहरी गहरी सांसें लेने लगा। फिर कुछ सेकंड के ब्रेक के बाद वो पुशअप लगाने लगा। थोड़े पुशअप लगाकर वो सीधे होकर पार्क में लेट गया और ऊपर आसमान की तरफ देखने लगा। 10 मिनट हो गए, वो 1 इंच भी नहीं हिला। बस गहरी गहरी सांसें ले रहा था और कुछ सोच रहा था। लेटे हुए ही उसकी आंखों के साइड से आंसुओं की एक धारा बाहर आ गई। अब उसके दिल में क्या चल रहा था, ये तो वही जानता था, जिसे सोचकर वो रोने लगा। सुबह सुबह की हवा उसके शरीर पर पड़ रही थी। वैसे तो गर्मियों के दिन थे, हुड्डी पहनकर भागने से वो पसीने से लथपथ हो गया था, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। वो तो बस अपने ही ख्यालों में डूबा हुआ था। आधे घंटे के बाद वो अपनी सोच से बाहर आया और उठकर वापस हुड्डी अपने सर पर डाली और अंदर चला गया। रुद्र को देखकर सारे सर्वेंट अपनी सांसें रोके खड़े रहे। रुद्र बिना किसी पर ध्यान दिए सीधे अपने रूम में चला गया और वॉशरूम में घुस गया। उसने शावर ऑन किया और उसके नीचे खड़ा हो गया। रुद्र ने अपनी आंखें बंद कर ली और पानी की बूंदें अपने चेहरे पर पड़ने दी। 1-1.5 घंटे बाद वो वॉशरूम से बाहर आया और फिर चेंजिंग रूम में जाकर टी शर्ट ट्राउजर पहनकर बालों को टॉवल से सुखाकर ऐसे ही हाथों से सेट कर लिया। फिर उसने अपना लैपटॉप उठाया और बेड से साइड ड्रॉवर से नाज का लिखा हुआ वो लेटर निकाला और सोफे पर बैठ गया। उसने लेटर खोला और पढ़ने लगा।
ये रुद्र के रोज का रूटीन था। वो रोज उस लेटर को पढ़ता था। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, बस एकटक उस लेटर को देखने लगा। तभी उसका ध्यान छन-छन की आवाज ने तोड़ा। रुद्र ने वो आवाज सुनी तो आंखें बंद कर ली और लेटर को साइड में रख दिया। फिर दरवाजे की तरफ देखने लगा। यहाँ से अयान अपने घुटनों पर चलते हुए अपने नन्हे-नन्हे हाथों से आगे बढ़ते हुए रुद्र की तरफ आ गया। ये अनिरुद्ध ही था जो रोज सुबह अयान को रुद्र के रूम में छोड़ जाता था और खुद वापस दरवाजे से ही चला जाता था। अयान के हाथों में चांदी के घुंघरू वाले कड़े थे जिसकी आवाज गूंजती रहती थी। रुद्र ने अयान को देखा तो चेहरे पर नरमी आ गई। अयान को अपनी तरफ आता देखकर रुद्र सोफे से उठकर उसकी तरफ चला गया और झुककर उसे अपनी गोद में उठा लिया। रुद्र की गोद में आते ही अयान खुश हो गया। वो रुद्र की दाढ़ी खींचने लगा और उसके चेहरे पर बाइट करने लगा। रुद्र उसे लेकर वापस सोफे पर आकर बैठ गया। अयान खुशी से चीखने लगा और उसकी बियर्ड के साथ खेलने लगा। रुद्र एकटक अयान को देखने लगा। रुद्र उसे देखते हुए बोला, अयान। अयान रुद्र के चेहरे की तरफ देखने लगा। उस छोटे से बच्चे को क्या समझ थी। रुद्र इसीलिए अपना दिल भी अयान के सामने ही खोलता था, क्योंकि उसे पता था सिर्फ एक अयान ही है। वो चुपचाप बिना कुछ समझे उसका दुख सुन लेगा और किसी को बताएगा भी नहीं। रुद्र थोड़ा इमोशनल होकर बोला, अयान, हमें पता नहीं जब तक आप बड़े होंगे हम इस दुनिया में होंगे कि नहीं, लेकिन अपने बड़े पापा की एक बात अगर समझ सको तो जरूर समझना। जिंदगी में कुछ भी करना, लेकिन किसी पर अंधा भरोसा मत करना। किसी को भी दीवानगी की हद तक मत चाहना। इस दुनिया में हर जगह धोखा है। बचकर रहना इन खूबसूरत चेहरों से। बहुत खतरनाक है ये चेहरे। आपको मिट्टी में मिलाकर चले जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। जब तक समझ आएगा आप बर्बाद हो चुके होंगे। सिर्फ पीछे एक सवाल रह जाता है कि हम कहाँ गलत थे। हमारी गलती तो हमें पता होती, हम सब कुछ छोड़ देते, अलग दुनिया बसा लेते, लेकिन हमें बताया तो होता। अयान बश रुद्र के चेहरे से अपने छोटे छोटे हाथ रखकर खेल रहा था। रुद्र उसे देखते हुए धीरे धीरे बोल रहा था। रुद्र ने कहा, अयान, अपने माँ पापा के अलावा किसी से प्यार मत करना बेटा। सिर्फ वो दोनों हैं जो आपको धोखा नहीं देंगे, बाकी सारी दुनिया धोखेबाज है। हम पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। हम मरना चाहते हैं लेकिन हमें मौत नहीं आ रही। हम चाहते हैं वो एक बार हमारी नज़रों के सामने आ जाए और हम उनको मारकर खुद भी मर जाए, लेकिन हम भी दुआ भी कर रहे हैं कि वो जहाँ भी हो लेकिन ज़िंदगी जिए, हमारे सामने ना आए। जब तक वो हमारी नज़रों से दूर है वो ज़िंदा है। जिस दिन दिख गई हम नहीं रोक पाएंगे खुद को और ख़त्म कर देंगे उन्हें। वो मौत से डर कर भागी है हमसे, अब हम ही मौत देंगे उनको। हमें नहीं पता अयान हम गलत कर रहे हैं या सही, लेकिन हमारे अंदर जो आग जल रही है वो हमारे मरने पर ही शांत होगी। ये प्यार की लगाई आग है। हम इस आग में अकेले नहीं जलेंगे, उनको साथ लेकर जलेंगे। हम दोनों की मौत एक साथ आएगी, वो भी हमारे हाथों से। ये कहते-कहते रुद्र की आंखों से आंसू निकल आए। अयान ने देखा तो वो खुश होते हुए उसके आंसुओं पर हाथ मारने लगा। रुद्र ने उसे देखा तो अपने गले से लगा लिया। अयान उसके पास कभी नहीं रोता था। वो बस सुनता रहता जो भी रुद्र बोलता और अपनी मस्ती में खेलता रहता था। लेकिन रुद्र के पास उसका दुख बांटने वाला सिर्फ अयान था। रुद्र उस बच्चे के सामने अपने आंसू बहा देता था। रुद्र अयान को गले लगाकर रोने लगा। वो कितना बिखरा होगा अंदर से।
उसे दुख बांटने के लिए कि किसी बड़े की नहीं एक छोटे बच्चे की जरूरत पड़ रही है। वो अयान के अलावा किसी और से जाहिर भी नहीं करना चाहता था अपना दुख। तो दोस्तों, आज का ये पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। आज के पार्ट में कहानी में एक ट्विस्ट आ गया है, लेकिन इसका बहुत जल्द ही आपको पता चल जाएगा। धन्यवाद।